बायोलॉजी की क्लास में। आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके जो टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ये आपको जनरल जी के बायो में तो आते आते ही हैं ऑब्वियसली, बट आपके जनरल नॉलेज एंड और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके और टॉपिक्स भी कवर अप होते हैं यहाँ पे, डिजीजेस से रिलेटेड और भी चीजें। यानी अगर आप ये चैप्टर को कवर अप कर लेते हैं तो आपके 10 to 15 नंबर, मैं बोलती हूँ, अगर आप ढंग से जितने तरीके से मैं करवाऊंगी, अगर आप उस तरीके से हर चीज को याद रखते हो, 15 क्वेश्चन तो आपके इसी यूनिट से हो जाएंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही। इनफैक्ट ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि रिलेटेड है ना औरों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे कि चैप्टर है 16 से लेके चैप्टर 22 तक है, यानी 7 चैप्टर इसके अंदर आते हैं, और 7 चैप्टर में से 15 से अबव इसके क्वेश्चन बनते हैं। मिनिमम मैंने 15 बताए, अदरवाइज इससे ज्यादा भी आ जाते हैं। बात करते हैं, एंड जनरल जीके में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। अब ये कब प्रोसेस स्टार्ट होगा? देखो, हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो कहाँ जा रहा है, कैसे जंबल करता है, क्या वर्क करता है, वो सारा आ जाता है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर। डाइजेशन, खाने का पचना और उसका अंदर तक समाना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग बोलते हैं ना, पापी पेट के लिए कमाते हैं। पेट खाना खाता है, मतलब खाना तो मुंह से खाया जाता है, खाना खाता है और उसके खाना खाते हैं हम, उसके बाद क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं हमारे अंदर, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है, हमारे अंदर क्या हो रहा है, सांस कैसे ले रहे हैं, खाना कैसे खा रहे हैं, खाना चबा कैसे रहे हैं, अंदर कहाँ जा रहा है, क्या मदद करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है अपने आप में ये पूरा चैप्टर। चलिए डिस्कस करते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे पहले जरूरत है कि जैसे कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन की जरूरत है, हमें भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। हम खाना खाते हैं, उससे हमें न्यूट्रिशन लेते हैं, उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। खाना हम खाते ही इसलिए हैं ताकि हमें न्यूट्रिशन मिल सके। न्यूट्रिशन कैसे मिलती है? ऐसा तो नहीं कि खाना खा लिया मिल गया। उनको इंजेक्शन होना, डाइजेशन होना, एब्जॉर्प्शन होना, सभी तरीके से हमें न्यूट्रिशन मिलती है। हम बात करेंगे इसके अंदर, जैसे न्यूट्रिशन बात है, ये सारी एक्टिविटी का सम अप है। इंजेक्शन, डाइजेशन, ब्लड, लिम्फ, ऑक्सीडेशन, हर चीज। तभी तो बोलते हैं खाना अच्छा है सो हेल्थ अच्छी है। खाना अगर आपका अच्छा नहीं है ना, सो हेल्थ अच्छी नहीं है। क्योंकि मतलब हेल्थ मतलब ओवरऑल एक्टिविटी। लाइक आप ऑब्जर्व करना, जिस दिन मॉर्निंग में पराठे खा लिए, एनर्जी देखना अपनी, या आप कोई हेल्दी खाते हो मॉर्निंग में, अपनी एनर्जी देखना। जैसे कि पराठे या कुछ ऐसा खा लें तो हम आप सुस्त हो जाते हैं, हमारी एनर्जी मतलब लो हो जाती है। जबकि अगर हम कुछ एनर्जेटिक खाएं, तो बिना ऑयल के खाएं, तो उससे हमें एनर्जी रहती है। ये आप सबने ऑब्जर्व किया होगा। लाइक आपका खाना खाने का बहुत भूख लगी है आपको, इस टाइम आप बिस्किट खा लो या चॉकलेट खा लो या नमकीन खा लो, कुछ ऐसा खा लिया। बट कंपेयर टू अगर हम इसके फ्रूट्स खाते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी लगती है। बट वही है ना कि आजकल चीजें प्योर ही नहीं है। तभी तो जैसे कि हमारे बुजुर्ग बोलते थे, तुम्हारे टाइम में तो हम सही रहते थे, हमें कोई बीमारी नहीं रहती थी, हमें ये नहीं होता था। सभी बोलते हैं आजकल तो छोटे बच्चों को बीमारियां लगी है, पैदा होते ही बीमारियां लगी है। ऑब्वियसली लगेंगी, क्योंकि हमारे चीज में कोई प्योर ही नहीं है। कोई भी चीज हमारे पास प्योर नहीं है। पहले कम से कम 50% नहीं, मतलब 100% नहीं तो 60 से 70% तो प्योर था ना। खाना प्योर, मिल्क प्योर, हवा प्योर, हर चीज प्योर होती थी। बट जैसे जैसे मॉडिफिकेशन हो रही है, खाने में भी चीजें गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से हमारे डाइजेशन, हमारे न्यूट्रिशन, सब चीजों पे फर्क पड़ रहा है। बट स्टिल कंपेयर टू ऑयली खाना, तला हुआ खाना, उसके कंपेयर में अगर हम फ्रूट्स खाते हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है। तो सारी अगर हम अच्छे न्यूट्रिएंट लेते हैं तो हमारी बॉडी का सब कुछ रहता है। देखो ना, यानी आप डेली बेसिस पे सारे काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, ये चीजें कर रहे हो, अगर आप फील करते हो बिल्कुल लो, इसका मतलब किसी ना किसी विटामिन की कमी है आपके पास, या जो आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो आप में नहीं है, तभी वीकनेस फील होती है। या आप डेली बेसिस पे जो काम करते थे उसमें भी थकान हो रही है,
सो अपना ब्लड टेस्ट करवाइए चेक और मेडिसिन लीजिए, देखिए कि आपके विटामिन की किस विटामिन की कमी है, उसको खाइए और आपके न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। क्योंकि सारी चीजें तो वही है ना, जैसे कि अगर हमने खाना खा लिया, मल्टीविटामिन ले लिए, तो जरूरी नहीं है कि मल्टीविटामिन हमारे अंदर लगेंगे। जो हमारी बॉडी को कमी है अगर वो देंगे तो वो अच्छा होगा। कमी के बिना चीजें दे रहे हो तो उतनी ज्यादा हेल्दी में वो नहीं रहेंगी। चलिए बात करते हैं अब न्यूट्रिशन। इसके अंदर जो भी हम खाते हैं, खाना अच्छा है तो हेल्थ अच्छी है, एनर्जी अच्छी है, काम, हमारी रेस्पिरेशन, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ अच्छा है। और सब कुछ अच्छा है तो हम अच्छे से काम करेंगे क्योंकि एनर्जी हमें मिलती है। सो जो जो मतलब खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, खाना अच्छा नहीं है, ये नहीं है, हेल्दी हो रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, तो इन सब को चेकआउट करते हैं हमारे डाइटिशियंस कि न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, जो चाहिए या नहीं चाहिए वो मिल रहा है। सो तभी तो बोलते हैं सारी चीजें खाइए, क्योंकि हमारी बॉडी को सारी चीजों की जरूरत है। रफीज की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है, सब चीजों की जरूरत है। सो न्यूट्रिशन जो हम खाते हैं, तो देखो कुछ होते हैं अपने आप भोजन बनाते हैं, अपने आप भोजन बनाते हैं, उसको कंज्यूम भी करते हैं। तो जो अपने आप बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक आते हैं, और जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं वो हिट्रोट्रॉपिक आते हैं। ऑटो मतलब अपने आप, ऑटोमेटिक भी दो टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेटिक। तो फोटो मतलब लाइट, लाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक जो केमिकल की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम कीमोसिंथेटिक बोलेंगे। सो फोटोसिंथेटिक लाइक ग्रीन प्लांट, कुछ बैक्टीरिया, कोई प्रोटिस्टा। कीमो कुछ हमारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वगैरह वगैरह। हिट्रो मतलब जो दूसरों पे अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। अब कुछ दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, उसी को नुकसान पहुंचाते हैं, जिस घर में रहते हैं उसको ही नुकसान पहुंचाते हैं। सो इनको भी दो चार कैटेगरी में बांटा है, होलोजोइक, सैप्रोजोइक, ऑस्मोट्रोपिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक जो अपने फूड को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। ये सारे पॉइंट अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होलोजोइक मतलब अपना भोजन खुद लेते हैं, जिसके अंदर आ जाते हैं आपके हर्बीवोरस जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो एनिमल्स को ईट करते हैं, ओमनीवोरस जो दोनों को खाते हैं, कैनिबल्स मतलब ओमनीवोरस हर्बीवोरस ये तो पता ही था। अब जो नए वर्ड हैं इनको ध्यान में रखिएगा। कैनिबल्स अपने ही मेंबर्स को खा लेते हैं। फिशेस, स्नेक्स, कॉकरोच अपने को ही खा लेते हैं जब उनको जरूरत होती है। डिट्रीवोरस जो डेड को खाते हैं लाइक अर्थवर्म। प्रीडेटर जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं वो छोटों को खाते हैं। इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट्स को खाते हैं लाइक इंसेक्ट, जैसे कि ईट ओनली आंट ईटर। ऐसा नहीं है जरूरी, कोई होते हैं जो सभी टाइप के खा लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि पर्टिकुलर कुछ को ही खाते हैं, लाइक आंट ईटर है एकाइना, मैनिस है स्केल आंट ईटर है, आंट ईटर ऑलवेज एडेनिटलस। राइट, जल्दी से बताएंगे हमारी जो आंट है, चींटी है, उसमें कौन सा एसिड होता है। तो चींटी को काटने से हमें थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, तो उसमें एक एसिड पाया जाता है। तो कौन सा एसिड पाया जाता है चींटी के काटने में? जल्दी से आंसर करेंगे। चींटी जब काटती है तो उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, इसका आपको आंसर करना है। जल्दी से आंसर करेंगे। चींटी जब काटती है, राइट, कौन सा आता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड भी बोला जाता है इसको। एंड इसके काटने पे हम एसिडिक होता है, बेसिक से रब करेंगे तो हमें वो खत्म हो जाएगा, मतलब जो जनहाट या एसिडिटी फील हो जाएगी वो ठीक हो जाएगी। फिर आते हैं स्क्वेंजर। स्क्वेंजर आते हैं एनिमल फीड अपॉन अदर डेड और डिकेइंग मटेरियल, जैसे हाइना, क्रो, वल्चर, ये क्या खाते हैं? फीड अदर डेड को खाते हैं, गिद्ध वगैरह। पीसीवोरस अनदर फीडिंग ऑन फिशेस। ग्रेनिवोरस जो ग्रेन्स को खाते हैं, पिजन। कॉप्रोफेगस जो अपनी ही फिशेस, जो अपना निकालते हैं वेस्ट, उसी को ही खाते हैं। नेक्स्ट है सैप्रोजोइक जो डेड डिकेइंग से अपना भोजन लेते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई हमारे लिए हार्मफुल है या मतलब सारे हार्मफुल है,
हर टाइप हमारी अर्थ के लिए, पूरे सिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। लाइक हम बात करेंगे सैप्रोफाइट की। सैप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई जो किसी के ऊपर रहते हैं और उसी से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। सो ये आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा ऑस्मोट्रॉपिक, जो इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हमने खाना खाया, हमारा पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, प्री डाइजेस्टेड फूड है, तो प्री डाइजेस्टेड फूड को जो लेते हैं हमसे वो है ऑस्मोट्रॉपिक। लाइक टेनियस हमारे अंदर रहते हैं, पूरा डाइजेस्ट फूड नहीं है, उसको खाते हैं और हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये फटाफट ग्रो करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हार्मफुल हो सबके लिए, बट स्टिल पैरासाइट है तो हार्मफुल तो नहीं है। नेक्स्ट हमने एक और कैटेगरी बांट दी, पैरासिटिक। स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है जो जिसके अंदर रहते हैं, ये तो स्पेसिफिकली हार्म नहीं पहुंचाते हैं। बैक्टीरिया आते हैं इसमें, वायरस आते हैं, फंजाई आती है और सब नॉन ग्रीन प्लांट भी आते हैं, जो जिसके अंदर रहता है उसी से न्यूट्रिशन लेता है, क्योंकि वो खुद खाना नहीं बना पाता है। प्यूसेनिया वीट में है, कसकटा है, मैनी एनिमल्स, और एंडोपैरासाइट जो अंदर रहते हैं। देखो, एक होते हैं एक्टो जो बाहर से हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं, एक होते हैं एंडो अंदर रह के नुकसान पहुंचाते हैं, लाइक ट्रिपैनोसोमा, मलेरिया पैरासाइट, टेनिया, एस्कैरिस और ब्लड सकिंग, ये होलोजोइक होता है। एक्टो पैरासाइट लाइक बेडबग, लाउस, ये बाहर से नुकसान पहुंचाते हैं। फिर एक और स्पेसिफिक न्यूट्रिशन है माइक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जैसे कि सम ग्रीन स्पीसीज है यूग्लिना, और ऑटोट्रॉपिक लाइट की प्रेजेंस में, बट सैप्रोट्रॉपिक भी होती हैं जब इनमें डार्क होता है। देखो तभी ये तो रहता है माइक्सोनिमा, मिडल जैसा। लाइट के प्रेजेंस में ये ऑटोट्रॉपिक है, लाइट नहीं मिलेगी तो सैप्रोट्रॉपिक है, यानी कहीं और से ये फूड लेते हैं। तो सारे पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए फिर बात करते हैं, अब हम जब खाना खाते हैं तो खाना जाता कहाँ पे। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा 2 मेन कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। सो एक है एलिमेंट्री कैनाल, एक है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स भी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है। देखो एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो पहले माउथ आता है, बक्कल कैविटी आता है, फेरेंक्स आता है, ईसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है एंड लार्ज इंटेस्टाइन आता है। देन डाइजेस्टिव ग्लैंड, सलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन ग्लैंड। ठीक है, ये हम करेंगे डिस्कस, बट आज हम एलिमेंट्री कैनाल ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अपने आप में ये बड़ा टॉपिक है। बाकी डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल भी सब में एक जैसे नहीं होती, जैसे कि इनकम्प्लीट होती है फ्लैटवर्म, कोलेंट्रेटा में, और कंप्लीट होती है वर्टिब्रेट्स में। 3 पार्ट होते हैं, फोरगट, स्टोमेडियम, एक्टोडर्मल इंक्लूड माउथ एंड बकल कैविटी होता है, मिडल में एंडोडर्मल, फेरेंक्स एंड कोलन होता है, हाइंड में रेक्टम एंड इनस होता है। सो ये भी पूछा जा सकता है, मिडगट को क्या बोलते हैं, फोरगट को क्या बोलते हैं, कहाँ से क्या क्या होता है। सो सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो हम कैसे खाते हैं, मुंह से खाते हैं। सो लिप्स ओपन होती हैं, मूवेबल हैं, सॉफ्ट हैं, सो ठीक है, वहां से हम खाना खाते हैं। नेक्स्ट है जब हम मुंह खोलते हैं, जो ये मुंह के अंदर वाला जो स्पेस है जितना भी दिखता है आपको, ये आता है बक्कल कैविटी। मुंह खोला आ गया, इसके अंदर जितना दिख रहा है, फ्रंट पे दिख रहा है सारा आपको, वो क्या है, बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी के अंदर भी पोर्शन होता है। देखो आप ऊपर टच करोगे तो हार्ड सा सरफेस आता है, ठीक है, मतलब जो इसका सरफेस होता है मेन, तो वो है पैलेट। पैलेट में भी जो ऊपर टच करोगे तो ये हार्ड है, जो बोनी प्रोसेस आता है। दूसरा अंदर आप जाके यहाँ जैसे ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे वो बताते हैं ना विक्स की घंटी वाला, वो थोड़ा सा सॉफ्ट पैलेट होता है, तो वो सॉफ्ट पैलेट होता है। जैसे कि ये देखो, ये है पैलेट जो हार्ड पैलेट होता है। अंदर ये है
युल्वा, वल्वा, जो भी इसको बोलते हैं, ये है सॉफ्ट पैलेट का हिस्सा आ गया, जो कि फूड को अंदर जाने में मदद करता है। ठीक है, माउथ है। माउथ के बाद जितना ये पोर्शन खुल के हमें दिख रहा है, ये बक्कल कैविटी के अंदर आ गया। बक्कल कैविटी में पहले पैलेट आता है, पैलेट मतलब हार्ड होता है, सॉफ्ट के अंदर आता है वल्वा। राइट, ये आ गया। तो वल्वा ए, और फिर उसके अंदर एक और चीज आती है हमारी टंग, टंग और लिंगुआ। सो टंग सॉफ्ट होती है। टंग का क्या काम होता है? टंग हमारे अंदर फूड को कंज्यूम करने में मदद करती है। हम बात करते हैं, अगर टंग नहीं होगी तो बात करना मुश्किल हो जाएगा। सो ये इसके टंग में ना 3 टाइप्स के पैपिली होते हैं। सबसे पहले ये देखोगे, ये आपको गोल गोल से दिख रहे हैं राउंड शेप में, इसको हम बोलते हैं सर्कल टाइप के ना, सर्कमवैलेंट पैपिली। अपना अपना रोल है। टच, अपने जीभ को ओपन करके देखो, आप ऑब्जर्व कर पाओगे। आप टच करोगे ना तो अलग से छोटे 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 पोर्शन बने होते हैं। सो वो आ जाते हैं आपके पैपिली। अब पैपिली भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ऑब्जर्व करना अपने आप को। देखो, सबसे मेन बात है, अगर आप पढ़ रहे हो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ऑब्जर्व योर सेल्फ। जितना टॉपिक आप आज कर रहे हो ना, उसको खुद में ऑब्जर्व करो, देखना टफ ही नहीं लगेगा। अब जितने दिन है, माना 7 चैप्टर हैं, सो हर चैप्टर तो एक एक दिन में नहीं होगा। कुछ चैप्टर को 2 दिन भी लगेंगे और कुछ चैप्टर 1 दिन में भी हो जाएंगे। सो आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप ह्यूमन फिजियोलॉजी का कंसेप्ट कर रहे हो, खुद को ऑब्जर्व करो। जितना आप, जैसे कि मैंने अपने अभी पढ़ा, उसके बाद थोड़े टाइम बाद इमेजिन करो कि हमारे अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। और सबसे खास बात, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तो सबसे पहले आप इमेजेस देखो। गूगल पे जाइए, इसकी 3D इमेज, 1 वे इमेज, हर टाइप की इमेजेस हैं। आपको शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएंगी जिसमें बताया है कि यहाँ से यहाँ चीजें आएंगी, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। एटलीस्ट आपको सोने से पहले एक बार स्मॉल वीडियो या पिक्चर देख लो। मेरे को जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होते ना, मैं सबसे पहले गूगल पे जाकर पिक्चर देखती हूँ। जितनी ज्यादा पिक्चर होती है ना, उतनी ज्यादा क्लियरेंस होती है हमें उस कंसेप्ट को लेके। सो राइट, टंग का पिक्चर देख लो। सो टंग में आप ऑब्जर्व करोगे, पैपिली होते हैं। सबसे मतलब फिर से बोल देती हूँ, आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, अब से पहले आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी करना है तो जस्ट फील योरसेल्फ कि आपके क्या स्किन देख रही है, कैसी हो रही है। अच्छा, मेरे नेल्स अच्छे ग्रो नहीं कर रहे, अच्छा क्या है, मेरे बाल रफ हो चुके हैं, कुछ हो रहा है, तो क्या कमी हो सकती है, इसको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। ऑब्जर्व करो कि क्या प्रोटीन की कमी हो सकती है। अच्छा, पिंपल हो रहा है, क्या मेन कारण हो सकता है। फाइंड योर, मतलब इससे आपको अच्छा लगेगा ना, खुद के बारे में पता लगेगा, चीजें कैसे हो रही हैं, क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग होगी खुद के बारे में, जिसमें कि आसानी होगी। अच्छा, दांत टूट रहा है, क्यों टूट रहा है, गम्स वीक है, क्यों है, फाइंड आउट द रीजन। राइट, सो चलिए, सबसे पहले होते हैं राउंड राउंड शेप, सर्कमवैलेंट पैपिली। फिर यहाँ पे छोटे छोटे और भी दिख रहे हैं आपको, ऑब्जर्व करना अपने टंग में। फ्यूजिफॉर्म होते हैं, और उसके बाद बिल्कुल ही छोटे छोटे होते हैं, उसे हम फिलीफॉर्म पैपिली बोलते हैं, जो कि रोल प्ले करते हैं इसको मूवमेंट के लिए, चीजों को करने के लिए, फील अप करने के लिए। अब हमारी जीभ के भी टेस्ट अलग अलग होता है। सबसे फ्रंट पे स्वीट, फिर सॉल्ट, फिर सोल्ट, एंड सबसे लास्ट में आता है बिटर टेस्ट। अब ये कितना करेक्ट होता है मैंने कभी फील नहीं किया, जस्ट देखिए, अगर आपको फील होता है, पता ही नहीं लगता कि यहाँ पे मीठा कहाँ पे है, क्या नहीं होगा, वो तो फिर खुद ही हो जाता है जो होता है। ये आता है। अब बात आती है, देखो ये आ गई हमारी टंग। ये है सर्कम वैली पैपिली, फिर फ्यूजिफॉर्म एंड फिलीफॉर्म। फिर आते हैं हमारे दांत। देखो, दांत क्या होते हैं, सबसे हार्ड पार्ट है हमारी बॉडी का। ठीक है, हार्ड पार्ट है, फिर भी सबसे बाद में आते हैं हमारी बॉडी में और सबसे पहले चले जाते हैं। इससे कुछ समझे कि जितना ज्यादा हार्ड इंसान होगा ना अपनी लाइफ को लेके, चीजों को लेके, बड़ा स्ट्रिक्ट, सब कुछ ही है कि मुझे नहीं करना क्योंकि मेरी एथिक्स ये बोलते हैं, ऐसा होता है, उतना ज्यादा वो खुद को डैमेज करेगा, उतना ज्यादा वो खत्म होता है जल्दी। जैसे कि जो रिजिड होते हैं ना वो लोग, कि नहीं मैंने तो ये सोचा था, मैंने तो यही करना है। सिचुएशन ये बोलेगा कि मुझे इसी रास्ते से जाना है, ऊपर से गाड़ी है, सामने वाला बोला गाड़ी आ रही है मत जा, वो बोलेगा नहीं मुझे तो जाना ही इस रास्ते से है।
तो जितना हार्ड होगा ना उतना ज्यादा डैमेज होता है इंसान। ठीक है, टाइम नहीं लग रहा, चीजें हो रही है, देन इम्प्रूव। तो टीथ भी हमारी लाइफ में सबसे लास्ट में आते हैं और सबसे पहले चले जाते हैं, क्योंकि हार्ड है ना, हार्ड कभी भी नहीं बनना है, फ्लैक्सिबल बनना है। हमने प्लांट में पढ़ा था ना, प्लास्टिसिटी रहनी चाहिए लाइफ में, कि फ्लेक्सिबल, जैसे सिचुएशन वैसे ढल जाओ, गो विद फ्लो, खुश होने का यही रीजन है, राइट। टीथ हमारे दोनों जॉज में होते हैं, थीकोडॉन्ट, मैन बोथ जॉज कॉल्ड थीकोडॉन्ट। डेवलपमेंट टीथ होते हैं, 2 बार जिंदगी में आते हैं टीथ, डाइफोडॉन्ट। और डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं तो हिट्रोडॉन्ट। तीनों चीजें याद रखना है। हिट्रो जब वर्ड है यानी अलग अलग है, डाई मतलब डबल बार टीथ आते हैं, थीको मतलब चिपके हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं टीथ की डेवलपमेंट की। तो टीथ 2 बार आते हैं। सबसे पहले आता है मिल्क टीथ, जिसको हम टेम्परेरी ऑफ डिशियस बोल देंगे, जिसका फॉर्मूला है 2102 अब ये क्या है डिस्कस करेंगे अभी। दूसरे होते हैं परमानेंट, जो कि आई थिंक सबके आ चुके हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। 2123 और 32 नंबर टोटल होता है। वो बात अलग है, किसी में हमेशा सभी में 32 नंबर नहीं होता, किसी में कम भी हो सकते हैं, ज्यादा तो नहीं होते वैसे। चलिए अब बात करते हैं टीथ की। खुद को ऑब्जर्व करना टीथ को। सबसे फ्रंट वाले जो टीथ होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, मेरे तो बड़े बड़े हैं, सो जो सबसे फ्रंट वाले, देखो टीथ के 2 हिस्से मानते हैं मिडल से, तो सबसे पहले जो फ्रंट वाले 4 होते हैं, 2 एक साइड 2 इस साइड, तो उन्हें हम इंसीजर के नाम से जानते हैं, कटिंग टीथ, ये कट करने का काम करते हैं। फिर आते हैं हमारे आगे वाले, देखोगे ना तीखे से आते हैं, मतलब ड्रैकुला टाइप होते हैं ना, वो दिखाते थे, आप देखी होगी किसी ने पिक्चर, वैम्पायर टाइप के, वो तीखे से। कैनाइन, टीयरिंग टीथ, ये ड्रैगिंग करने में मदद करेंगे, टीयरिंग ऑफ फ्लैश। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले प्रीमोलर, 2 ही नंबर, देखो पहले 2 फिर 1 नेक्स्ट 2, प्रीमोलर। फिर आते हैं लास्ट वाले मोलर, जिसे हम विजडम टीथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विजडम टीथ। ये दोनों मदद करते हैं ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। विजडम टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि कई बार आ जाते हैं, कई बार नहीं आते, और माना जाता है जिसके की पूरे के पूरे दांत होते हैं, वो जो बोलता है वो मैक्सिमम टाइम सही होता है। अब ये कितना सही है आई डोंट नो, सो इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है 2123। अब हमने पहले पढ़ा था 0 नंबर होता है बीच में, तो यानी जब बच्चा छोटा होता है तो प्री मोलर नहीं आए होते, मोलर फिर एक आ जाता है, प्री मोलर नहीं आए होते। सो ये याद रखना है। अब टीथ का स्ट्रक्चर, जो टीथ होता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है, जो हमें दिख रहा है व्हाइट पार्ट ना, ये एनिमल है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे होता है इसका। सो CA3PO4 का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस। अब ये फॉर्मूले में आपने कैल्शियम नंबर, OH नंबर एंड फास्फोरस नंबर याद रखनी है, क्योंकि कई बार फॉर्मूला थोड़ा अलग तरीके से भी आ जाता है। तो यानी ये CA4 भी लिखा हो सकता है, PO4 का ट्वाइस भी लिखा हो सकता है, या OH ट्वाइस, मतलब कुछ भी करके लिखा हो सकता है। सो नंबर याद रख लेना, आगे पीछे फॉर्मूला होगा तो चेकआउट कर लेना। क्राउन ऊपर वाला हिस्सा जो एनिमल से बना होता है, बीच वाला होता है नेक हिस्सा, ठीक है, जो जुड़ा होता है। नीचे आता है रूट, और रूट से रूट कैनाल होती है, तो कई बार होता है ना ये कई फिलअप्स करवाते हैं, तो ये कैनाल सिस्टम खत्म हो गया होता है, डैमेज हो चुका होता है, तब वो कराते हैं। सो ये आ गया टीथ के बारे में। टीथ के बाद अब क्या आता है? टीथ के बाद आता है हमारा फेरेंक्स पोर्शन, जैसे कि हमारा कहाँ बताएं वेट, जैसे कि ये है, ये नाक है, नाक के बाद ये मुंह आता है, सबको पता है। तो यहां से जो पोर्शन होता है, ये जो ज्वाइंटिंग पोर्शन होता है, वो फेरेंक्स होता है। ऊपर वाले को हम जानते हैं, ऊपर वाले फेरेंक्स 3 हिस्सों में बटा है फेरेंक्स। नेजोफेरेंक्स जो कि नेरिस से अटैच होता है, ओपनिंग स्टीचियन कैनाल ओपनिंग होती है इसमें, स्टीचियन कैनाल स्मॉल इनसे रिलेटेड है। ओरोफेरेंक्स ये तो जस्ट पहुंचाने का काम करता है। लेरेंजोफेरेंक्स बिल्कुल पॉइंट पे होता है, याद रखिएगा।
लेरेंजोफेरेंक्स जो ये पॉइंट है ना, यहाँ पे होता है, यहाँ पे ऐसा फ्लिप फ्लॉप स्ट्रक्चर बना होता है ऐसे, ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, फूड पाइप एंड विंड पाइप को कोलैप्स करने से बचाता है। क्या करता है, फूड पाइप एंड विंड पाइप जुड़े ना अपने आप में, उनको रोकता है। कि याद रखना है, फूड पाइप एंड विंड पाइप को कोलैप्स करने से रोकता है, जिसे हम ग्लॉटिस बोलते हैं। ग्लॉटिस के अंदर, ग्लॉटिस है पूरा, इस पूरे को एपिग्लॉटिस बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है ओइसोफेगस फूड चेन। लॉन्ग चेन जो है ये है फूड चेन। ओइसोफेगस, कई जगह ओइसोफेगस भी लिखा जाता। बोथ आर करेक्ट, कोई भी इसमें से ये नहीं बोलेंगे कि ये गलत है, बोथ आर करेक्ट। चलिए, ओइसोफेगस आ गया। अब ओइसोफेगस के बाद हम बात करेंगे किस चीज की। ओइसोफेगस में सबसे मेन बात करनी है, जैसे फूड अंदर जा रहा है ना, कई बार फील कर सकते हैं, तो यहाँ पे होती थी है पेरिस्टलिक मूवमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा स्टमक। स्टमक आता है हमारा 3 हिस्सों में, ऊपर वाला कार्डिक, फंडिक, और बीच वाला बॉडी, और ये आता है पाइलोरिक। पाइलोरिक अटैच होता है हमारा किसके साथ, ये अटैच होता है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। हाँ, आपके 32 हैं, तो अच्छी बात है, जो आप बोलोगे वह सच होगा। तो अच्छा है। किसी किसी के बहुत लेट भी आते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, किसी की पहले ही आ जाते हैं, कई बार लेट भी आते हैं। सो चैनल को लेट आंसर मिला, तो इसके कारण थोड़ा लेट हो गया ये। सो चलिए, अभी बात करते हैं हम स्टमक की। तो स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, फंडिक, कार्डिक, जिससे ये ओइसोफेगस से अटैच होता है। क्वेश्चन आ सकता है, ओइसोफेगस से कौन सा पार्ट होता है अटैच, ये वाला ऊपर वाला गया फंडिक, बीच वाला बॉडी, लास्ट वाला पाइलोरिक। पाइलोरिक अटैच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। क्या होता है, पाइलोरिक स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है। ये आ गया। सो क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। सो स्टमक का काम क्या होता है, मतलब सारा खेल तो स्टमक का है बोलते हैं सारे, बट सारा एब्जॉर्प्शन वो सब कुछ तो हमारी पूरी बॉडी करती है ना। तो स्टमक में टेम्परेरी स्टोर होता है फूड, इसलिए स्टमक का मेन रोल होता है। सो ये याद रखना है, स्टमक का कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आता। फिर आता है हमारे पास इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल वर्ड पे मत जाना, स्मॉल का मतलब स्मॉल नहीं होता, स्मॉल का मतलब होता है साइज में स्मॉल, बट लॉन्ग ज्यादा होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 हिस्से होते हैं। ड्यूडिनम, ये जो अटैच होता है, याद रखिएगा, ड्यूडिनम में एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम सिक्रीटीन बोलते हैं, जो कि डाइजेशन में मदद करता है। और सिक्रीटीन सबसे पहले पता लगा था कि ये हार्मोन होता है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था, तो फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था वो आता है सिक्रीटीन। याद रखिएगा, फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था वो सिक्रीटीन आता है। और ये क्या मदद करता है, ये मदद करता है डाइजेशन के लिए। तो कहाँ से सिक्रीट होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कई बार माना स्मॉल, लार्ज ऐसे भी आ सकता है, कई बार ड्यूडिनम, इलम, जिजुनम, इनसे भी आ सकता है। सो याद रखिएगा, ड्यूडिनम से अटैच होता है, ड्यूडिनम, जेजुनम, और फिर आता है इलम, ठीक है। ड्यूडिनम पार्ट से स्टमक से अटैच होता है, और फिर दूसरा पार्ट आ गया जेजुनम, मिडल पार्ट, और फिर ये लॉन्ग चेन जो अटैच होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, उसे हम इलम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये लेयर है ना, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको हम विली के नाम से जानते हैं। किस नाम के जानते हैं, विली के नाम से। अब विलाई क्या काम करती है, विलाई काम करती है डाइजेशन, किसकी डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने में मदद करती है। क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है। सो याद रखिएगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होती है वो इंटेस्टाइन में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन की रेशियो होती है 5:1।
ठीक है, मतलब ये इसके 5 गुना ज्यादा होती है। ये 25 है तो ये 1 होगी, मतलब वैसे ही 5 होगी, इस रेशियो में ये रहते हैं। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसमें कि आते हैं केकम, कॉलम, फिर आ जाता है रेक्टम। रेक्टम का पार्ट है एनस। तो सबसे पहले आता है केकम। केकम अटैच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। केकम में लगा होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स पहले ह्यूमन में एक्टिव था, बट अब बन चुका है वेस्टिजियल ऑर्गन। ये वेस्टिजियल इसलिए बन चुका है क्योंकि अब इसका कोई रोल प्ले नहीं है, राइट? क्या नहीं है इसका? कोई रोल प्ले नहीं है, क्योंकि पहले रोल प्ले करता था। क्योंकि पहले एनिमल जंगलों में रहते थे, जंगलों में हर किसी टाइप की चीजें खाते थे, हर किसी टाइप की चीजें खाते थे, तो वो डाइजेशन उसमें मुश्किल होती थी, तो उसमें अपेंडिक्स मदद करता था, मतलब अपेंडिक्स उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते थे। यानी वैसे तो अपेंडिक्स हमारे पॉइजन को स्टोर करने का काम करता है। अपेंडिक्स फट जाए तो एकदम सडन ऑपरेशन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन है, पहले रोल होता था अब नहीं है। केकम में अटैच होता है ये, ठीक है, केकम के साथ ये अटैच होता है। फिर है कोलम। कोलम का काम है बस फूड को पहुंचाना। सबसे पहले आता है हमारा असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम एंड डिसेंडिंग कॉलम। डिसेंडिंग के बाद होता है रैक्टम, और रैक्टम के बाद एनस। फिर हमारा जो भी हमने खाया था वो निकल जाता है, और इस पूरे प्रोसेस में क्या करते हैं? हाँ, अपेंडिक्स का आपने सही बोला। अपेंडिक्स क्या करता है? अनकुक्ड फूड को भी डाइजेस्ट करता है। पहले लोग कच्चा खाते थे ना, तो वो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता था, पर पहले की बात थी तो उसमें बहुत ज्यादा मदद करता था। और अभी मेनली तो पॉइजन्स का स्टोर करने का काम करता है। वैसे अनडाइजेस्ट का भी करता है, पर एकदम अपेंडिक्स फट जाता है ना तो एकदम ऑपरेशन कराना पड़ता है, क्योंकि फिर इंसान की डेथ भी हो जाती है अगर अपेंडिक्स का, अब उसमें पॉइजन ही होता है एक टाइप का, तभी वो फट जाता है, तो ऑपरेशन एकदम कराना पड़ता है। और ये ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी को भी हो सकता है, ये कोई एज या कुछ, ये कुछ नहीं है, अनलॉक हो गया ये तो एकदम फट जाता है, और फटने के बाद एकदम इसका सडन ऑपरेशन होता है, और होता भी बड़ा खतरनाक है इसका। मतलब कईयों का नॉर्मल हो जाता है पर कईयों का डेंजरस होता है। अगर पूरा फट गया हो ना तो बड़ा डेंजरस हो जाता है। सो ये काफी मुश्किल हो जाती है, फिर उसका पूरा क्लीनिंग होती है उसकी बॉडी की, फिर अगर ज्यादा फट जाए, और कई बार अनकॉन्शियस भी हो जाता है इंसान। तो ये याद रखना है। अब देखो, फेरेंक्स कर लिया, ओइसोफेगस कर लिया, स्टमक कर लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने कर लिया, ड्यूडेनम, जेजनम, इलम, विलाई होते हैं जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट में देखें एंड 1.5 मीटर होता है, जबकि वो उसके 5 गुना ज्यादा हो जाएगा, 5:1 की रेशो में रहता है। फिर केकम के पास होता है वर्मिपुरम अपेंडिक्स, जो अनडाइजेस्ट फूड को डाइजेशन करने में मदद करता है। कॉलम, मतलब तभी तो पहले प्रॉपर डेवलप था ना, अब नहीं है उतना डेवलप, क्योंकि अब इंसान जंगलों में रहता है, जंगलों में रहता है तो वो कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, इस वजह से इश्यू आता है। कॉलम आ गया, फिर रैक्टम आ गया, राइट? ये है पूरा। बाकी अब आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। एक ग्लैंड कर ही लेते हैं हम, अभी टाइम है, पर पूरा चैप्टर भी नहीं कंप्लीट होगा, इसलिए 50-50 रखेंगे हम, ताकि दोनों दिनों का एवरेज रहे, वरना कल भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा कंप्लीट। वैसे तो मैं नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करा सकती हूँ, पर एक सीक्वेंस ठीक रहता है कि एक सेक्शन में एक ही चैप्टर हो, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। चलिए, अभी हम बात कर रहे हैं एक ग्लैंड के बारे में, सल्वरी ग्लैंड। सल्वरी ग्लैंड, जब हम खाना खाते हैं ना तो सलाइवा जो फर्स्टली रिलीज होता है, वो लालच आता था, भूख लग, मतलब सलाइवा कब रिलीज होता है? सल्वरी ग्लैंड रिलीज करेंगे सलाइवा। सलाइवा रिलीज होता है सल्वरी ग्लैंड से, तो हमारे जो माउथ होता है उसमें 3 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। सबसे बड़ा ये कान के पास जो होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड।
ये सारे सलाइवा सिक्रीट करेंगे। या सलाइवा में पटाइलिन एंजाइम है जो मदद करता है डाइजेशन में, जिसे कि हम सिल्वरी एमाइलीज के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हमें खाना खाना होता है या कुछ भी एक्टिव होता है, सो हमारा यही ग्लैंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। सो क्या आ जाएगा? पैरोटिड ग्लैंड सबसे पहले, सबसे लार्ज। फिर हमारा आता है सेकंड सब मैक्सिलरी। कहाँ पे सब मैक्सिलरी? ये सब मैक्सिलरी को हम सब मैंडिबुलर भी बोलेंगे, ठीक है। ये मुंह के नीचे होता है, यहाँ पे शायद इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, नेक्स्ट पिक्चर में है देखो, पैरोटिड, और फिर नीचे आता है सब मैंडिबली, ठीक है। और फिर आता है हमारा पूरा मुंह के नीचे, ये आता है सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये डाइजेशन में सलाइवा इंक्रीज करते हैं, और जो सलाइवा इंक्रीज करता है एंजाइम, उसको हम पटाइलिन के नाम से जानते हैं, और इसको हम सिल्वरी एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। सो सलाइवा हो गया। बाकी एक और आता है हमारे पास नेक्स्ट ग्लैंड, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में ट्यूबुलर ग्लैंड होता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है। स्टमक में ना 3 टाइप के आपने पार्ट पढ़े, कार्डिक, पाइलोरिक, फंडिक। तो इन सब में अलग अलग सिक्रीशन होती है। जैसे कार्डिक ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करता है, पाइलोरिक एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करने में मदद करता है, एंड फंडिक जो ग्लैंड होते हैं, 3 टाइप के ग्लैंड स्टमक में होते हैं, जो स्टमक के ग्लैंड होते हैं उन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलेंगे। इसमें कार्डिक म्यूकस सिक्रीशन भी होती है, और म्यूकस एक लेयर भी होती है। पाइलोरिक भी म्यूकस, एंड फंडिक ग्लैंड होते हैं, वो 4 टाइप के होते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम तो नहीं, हाँ मतलब क्वेश्चन आते ही आता है। हाँ, टंग के नीचे होते हैं दोनों ग्लैंड। एक मतलब पहले हो गया सबलिंगुअल, और उसके मतलब ये टंग के नीचे आ गया ना, उसके बाद इस साइड को हो गया दूसरा ग्लैंड, और पैरोटिड तो पूरा पीछे को आ गया, मतलब एक यहाँ जैसे और एक यहाँ जैसे। सबसे ज्यादा वो होता है ना, यहाँ से फील होता है, ऑब्जर्व करना जब पसंदीदा चीज आएगी, सो किस साइड से क्या सिक्रीशन होती है, फिर खुद ही हो जाता है वो, मतलब अनकॉन्शियसली। सो देखो, फंडिक ग्लैंड जो होते हैं वो 4 टाइप के सेल होते हैं। एक होते हैं चीफ पैप्टिक सेल, जिसको हम जाइमोसोम, याद रखिएगा इनके अदर नेम एंड इनके पॉइंट, कल मैं सारे के सारे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। सो चीफ पैप्टिक जाइमोसोम सिक्रीट 2 प्रोएंजाइम, कौन कौन से? पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। बाकी ऑक्जेंटिक सेल की बात करें, ऑक्जेंटिक सेल को हम पैराइटल सेल बोलेंगे, जो कि HCl सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? HCl। सो आपको पता है HCl क्या होता है? एसिडिक मीडियम बनाता है पेट में, राइट। और एसिडिक मीडियम को न्यूट्रल करने के लिए होता है म्यूकस। मतलब देखो 3 चीजें आती हैं, एक HCl, म्यूकस, एक होती है पैप्सिन, राइट। HCl एंड पैप्सिन मिल जाए तो हो जाती है एसिडिटी, और क्योंकि HCl हमारी बॉडी में कंटिन्यू रिलीज होता रहता है। जैसे कि जो लोग मॉर्निंग का खाना स्किप करते हैं, सो उनमें एक मेन प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? जो देखो मॉर्निंग का खाना स्किप करेंगे, ऑलरेडी हमारी बॉडी HCl कंटिन्यू रिलीज कर रही है ताकि वो डाइजेस्ट कर सके, बॉडी मतलब चीजों को डाइजेस्ट करने में मदद कर सके। अगर सुबह कोई खाना नहीं खाता, सिर्फ चाय पीता है, तो क्या होगा? अगेन एसिड चला गया अंदर, HCl तो कंटिन्यू रिलीज होगा, HCl को खत्म करने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी चाय पी है तो वो लिक्विड फॉर्म है, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी, और ऊपर से उसमें खुद भी एसिड होता है। तो ज्यादा लॉन्ग टर्म अगर ये प्रोसेस मतलब 1-2 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, कभी कभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर खाली पेट, तभी तो मना किया जाता है, एसिडिटी होती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है ये चीज बढ़ती रहती है, क्योंकि पहले तो एक्टिव होते हैं ना, एजिंग वो सब कुछ नहीं होती, सेंसेशन नहीं होती, सेल डिक्रीज नहीं हो रहे होते, तो जब सेल डिक्रीज होने लगते हैं तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो खाली पेट खासकर याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म तक अगर ये चीज कोई करता रहे तो उसको बहुत डेंजरस बीमारी हो सकती है। सो इसलिए खाली पेट कभी खाना नहीं खाना है, तब तो बोलते चाय के साथ कुछ ना कुछ ले लो, ज्यादा नहीं तो समथिंग स्मॉल अमाउंट में ही।
गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करते हैं। मैंने बोला था म्यूकस एक अपने आप में एक लेयर भी होती है और एक मीडियम भी होता है, जो कि बेसिक मीडियम बनाने में मदद करता है। बट अगर HCl इतना ज्यादा रिलीज होता रहे पैप्सिन के साथ मिलके हल हो जाएगा। इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है? क्या बोलते हैं ना, हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है, मेन कॉज है। अल्सर की प्रॉब्लम इससे होती है। कुछ भी हमारी बॉडी में दिक्कतें होती हैं ये इसी से होती है, और ऑल डिपेंड अपॉन अवर फूड। फिर आते हैं आर्जेंटिक सेल। लाइन पाइलोरिक ग्लैंड के साथ रिलीज होते हैं और गैस्ट्रीन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं कौन हार्मोन सिक्रीट करते हैं और इनका अदर नेम। पैराइटल सेल का अदर नेम ऑक्जेंटिक सेल। HCl कौन सिक्रीट करता है? ऑप्शन में कोई भी हो सकता है। पैप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन कौन सिक्रीट करता है? ये सारे क्वेश्चन आते हैं। सो ये आपको लर्न करने हैं, समझने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं, और इनमें से क्वेश्चन मैं कल पूछूंगी, देखूंगी कि आप कितने आंसर करेंगे। और जो भी रिकॉर्डिंग देखते हैं उन्हें पहले ही बोलती हूँ, अपना टारगेट सेट कर दिए। कोई भी आपको नहीं करवाएगा, घर वाले कहीं भी कोई नहीं बोलेगा मतलब पढ़ो ये करो, पर अपने खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अगर ग्रो करना है तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। बाकी चलो मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज बी। रिवाइज, रिपीट एवरी डे। Focus on yourself.